हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैफ हिमाचल पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग हमारे मेंस एग्जामिनेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत बार जब हम लोग हमारे मेंस के क्वेश्चंस को देखते हैं तो वहां पे हम लोगों को अलग अलग तरह के इंडिकेटिव वर्ड्स या डायरेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी एग्जामिनर हम लोगों से पूछता है कि किसी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट या किसी एक स्पेसिफिक लाइन के ऊपर डिस्कशन करिए, कभी बोलता है एनालाइज करिए, कभी क्रिटिकली एनालाइज, कभी व्हाट, व्हाई। तो इस तरह के अलग अलग जो क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली नोट, इस तरह के अलग अलग जो डायरेक्शंस जो हैं या अलग अलग डायरेक्टिव्स या इंडिकेटिव वर्ड्स जो हैं वो एग्जाम के अंदर यूज किए जाते हैं। और देखिए, इन इंडिकेटिव वर्ड्स को यूज करने का सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव रहता है कि एग्जामिनर आप लोगों से एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट के ऊपर क्लियर आपकी राय पूछ रहा है और अपनी डायरेक्शन दे रहा है कि आपने क्या करना है। बहुत बार जो एग्जामिनर है वो आपसे जो स्टेटमेंट दी गई है उसके दोनों पहलुओं को जानना चाहता है, मतलब जो स्टेटमेंट दी है वो भी सही है और उसके अगर काउंटर पॉइंट भी अगर आप लोगों के पास है तो आप वो भी लिख सकते हो। काफी बार एग्जामिनर जो है वो आपको स्ट्रिक्टली ये डायरेक्शन देता है कि जो लाइन मैंने लिखी है आपने उसी को ही सही मानना है और उसके फेवर में जो है वो आर्गुमेंट्स देने हैं। तो इस तरह से अलग अलग इंडिकेटिव वर्ड्स और डायरेक्टिव्स जो हैं वो हमारे क्वेश्चन की दिशा और दशा जो है वो निर्धारित करते हैं। और देखिए, एग्जाम में ये बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। हालांकि काफी डायरेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके बीच में काफी ओवरलैपिंग, यानी कि जहां पे हमें बड़ा माइनर सा डिफरेंस जो है वो उनके बीच में देखने को मिलता है। तो जो भी माइनर डिफरेंस है, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा बेसिकली हम लोग जितने भी हिमाचल के अंदर पिछले 5-6 साल में जितने भी जीएस 1, 2, 3 या इवन ऑप्शनल्स के भी पेपर रहे हैं उनमें जो जो डायरेक्टिव यूज हुआ है उनके एक एक सैंपल क्वेश्चन के साथ जो हम लोग आज के सेशन में देखेंगे कि स्पेसिफिक डायरेक्टिव था, इस पे क्या क्वेश्चन पूछा गया और उसमें आपने किस तरह से उस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। हालांकि ये जो सेशन है ये डायरेक्टिव के ऊपर बेस्ड है, आधारित है। अगर आप लोग प्रॉपर डिस्कशन देखना चाहते हो कि पिछले 2-3 साल से जो हमारे जनरल स्टडीज के टेस्ट हैं उनकी डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है तो आप लोग वहां से देख सकते हो। लेकिन किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्टिव के परस्पेक्टिव से आपने क्वेश्चन को कैसे पिक करना है ये हम लोग आज के सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पीडीएफ फाइल है जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, जैसे ही सेशन खत्म होगा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर इसको शेयर कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो आप लोग वहां से इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप अपने सामने इसको रख लीजिए। क्योंकि देखिए, मैं जो बोलूंगा वो शायद आपको समझ आ जाएगा कुछ हद तक, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप इसके ऊपर लिखोगे नहीं, तब तक आप इनको जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले जो है वो हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी चीज और मैं आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूं। तो देखिए, बहुत बार, बड़ी बार जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ना बड़ी बार सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या रहता है कि जहां पे जो लिखा हुआ है उसी को ही हम लोगों ने बेसिकली एक्सप्लेन करना है, उसी को ही सही मानना है और उसी के ऊपर अपना आंसर जो वो सीमित रखना है। कोई लेफ्ट राइट जाने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है, जिनको मैंने कैटेगराइज किया है लेवल 1 डायरेक्टिव। लेवल 1 डायरेक्टिव्स का मतलब जहां पे आपको मोर और लेस बहुत ज्यादा डिफरेंस अलग अलग डायरेक्टिव में जो वो देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि है डिफरेंस, तो माइनर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो स्टेटमेंट दी गई है, जो एग्जामिनर ने आपसे सवाल पूछा है, आपने उसी के ही कंटेक्स्ट में रहते हुए जो है वो अपना आंसर करना है। काफी बार क्या रहता है कि एग्जामिनर हम लोगों से एक स्टेटमेंट देता है और हम लोगों से एक्सपेक्ट करता है, वो स्टेटमेंट उसकी खुद की हो सकती है, वो स्टेटमेंट किसी थर्ड पर्सनैलिटी की हो सकती है, और हम लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग उस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को देखें, हम उससे एग्री करें। अगर हमें लगता है कि उसका काउंटर पॉइंट जो है वो भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है या उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, तो उनको भी हम लोग जो है वो अपने आंसर के अंदर हाईलाइट करें। मतलब जो स्टेटमेंट है उसके बाहर जाके भी हम लोगों को आंसर के अंदर जो है वो डिफरेंट डायमेंशंस को जो वो इंटीग्रेट करना होता है, तो उनको हम लोग देंगे लेवल 2 का नाम। तीसरा रहता है, यानी कि कुछ ऐसे डायरेक्शंस होते हैं जैसे क्रिटिकली, जब डायरेक्टिव के साथ अटैच हो जाता है, क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली इवेल्युएट, क्रिटिकल नोट, क्रिटिकली कमेंट। जब इस तरह के शब्द ऐड हो जाते हैं तो वहां पे ये जो दोनों के दोनों डायमेंशंस हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट दी है उससे एग्री और डिसएग्रीमेंट के साथ साथ जो है वो हमारा ओपिनियन बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें वहां पे एग्जामिनर को अपना ओपिनियन जो है वो भी देना पड़ता है, तो उसको हम लोग बेसिकली लेवल 3 के अंदर कैटेगराइज करेंगे। तो मतलब आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान रखने के लिए हम लोगों ने इनको 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर विभाजित किया है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। और साथ में हम लोग देखेंगे कि किस किस साल में क्या क्या सवाल पूछा गया है, कि आपको थोड़ा सा और आइडिया भी लगे कि फाइनली एग्जाम के अंदर जो हम लोगों को कैसे सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को आप कभी भी देख रहे हो, आज तक जितने भी डायरेक्टिव्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने भी सवाल बने हैं वो सारे इन्हीं डायरेक्टिव्स के ऊपर, इसके बाहर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? तो चलिए धीरे धीरे जो एक एक डायरेक्शन के ऊपर जब हम लोग चलते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टिव्स है, यानी कि जहां पे जो लिखा गया है वही हम लोगों ने जो है वो, या जो सवाल पूछा गया है हमने उसी के ही दायरे में सीमित रह के अपना आंसर लिखना होता है, वो देख लेते हैं कि कौन कौन है। तो सबसे पहला डायरेक्टिव है व्हाट।
तो देखिए, जब भी व्हाट पूछा जाएगा तो व्हाट में कुछ भी, जैसे मान लीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस, तो आपने सिर्फ गुड गवर्नेंस की जो मीनिंग है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है उसके ऊपर, या जो एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस है, वहीं तक जो है वो अपने आंसर को सीमित रखना है। आपको वहां पे गुड गवर्नेंस का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, क्या चैलेंजेस इंडिया के अंदर गुड गवर्नेंस जो है वो फेस कर रही है, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उनके बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब जब भी व्हाट आएगा तो व्हाट जो है वो आपको, अगर कंसेप्ट पूछा गया है तो उसकी डेफिनेशन तक क्लियर, या उस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई और एस्पेक्ट पूछा गया है। जैसे स्पेसिफिक क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे 2023 में पूछा गया, व्हाट इज द नीड ऑफ आईआरएनएसएस फॉर इंडियाज डिफेंस सेक्टर, तो यहां पे आईआरएनएसएस की जो नीड है उसके ऊपर आप लोगों ने लिखना है कि इसकी जरूरत हम लोगों को क्या देखने को मिली, चाहे हम लोग इसकी एक्यूरेसी की बात करें, हम लोग इसके व्हीकल ट्रैकिंग मैकेनिज्म की हम लोग बात करें, चाहे हमारी सिक्योरिटी एस्पेक्ट की बात करें जहां पे हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों के ऊपर नहीं है, अब हम खुद जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं, जो डिफेंस सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं जो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आसान भाषा में जो नीड है उसी के ऊपर, जैसे फर्स्ट नीड हमारी आ गई, दैट इज एक्यूरेसी आ गई, क्लियर, तो एक एक्यूरेसी लिख दिया, उसके बारे में आपने एक आधी लाइन लिख दी, ठीक है जी। दूसरी नीड इसकी क्या हो सकती है, व्हीकल ट्रैकिंग हो गया, तीसरी नीड इसकी क्या हो सकती है। तो इस तरह से आप लोग जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हो। तो मतलब अगर कंसेप्ट आएगा तो कंसेप्ट है क्या और क्या उसके एलिमेंट्स है, यानी कि सिर्फ आपने उसी तक उसको सीमित रखना है। और अगर मान लीजिए जैसे नीड आ गया है ना, ये भी हो सकता है, व्हाट इज द क्रिटिसिज्म भी हो सकता था, तो आपने अपना आंसर जो वो सिर्फ क्रिटिसिज्म तक सीमित रखना है। तो ये वाले जो डायरेक्शंस होती हैं या ये वाले जो डायरेक्टिव्स होते हैं, इनको एड्रेस करना रिलेटिवली हमारे लिए ईजी होता है, क्योंकि जो पूछा गया है बस हमने वही जानकारी देनी होती है, कोई बहुत ज्यादा डीप में जाने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। क्लियर, समझ आ गया बात। तो व्हाट जो है वो आई थिंक सबसे इजी डायरेक्टिव रहता है, लेकिन अगेन बशर्ते आप लोगों के पास उससे रिलेटेड कंटेंट हो, आपके पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जो है उनको एड्रेस कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा डायरेक्टिव इंडिकेटिव वर्ड क्या है, दैट इज आइडेंटिफाई और आउटलाइन। क्लियर, आइडेंटिफाई और आउटलाइन। अब देखिए, जब हम लोग आइडेंटिफाई या आउटलाइन की बात करते हैं तो हम लोगों को बस, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखिए यहां पे 2023 में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द की चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी इन रीसेंट ईयर्स। क्लियर, तो रीसेंट ईयर्स में क्या क्या चैलेंजेस है, चाहे हम लोग डेट की बात करें, चाहे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, अलग अलग चैलेंजेस जब उनको आइडेंटिफाई करना है और यहां पे लिखना है। ठीक है जी, डेट लिख दिया। अब डेट के बारे में एक लाइन अगर हमारे पास डाटा है यहाँ पे, तो ऑब्वियस ही बात है आंसर जो हमारा बेटर रहेगा कि कितना परसेंट जो हम लोगों को डेट में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोविड के बाद जो वो फिजिकल डेफिशिएट के अंदर जो वो कितना हम लोगों को इजाफा देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, क्लियर, देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर है, तो बड़े सारे ऐसे अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आउटलाइन या जब आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे तो हम लोगों ने अगेन, हम लोगों ने जो पूछी गई लाइन है कि सिर्फ की चैलेंजेस तक ही अपने आप को सीमित रखना है, कोई लेफ्ट राइट हम लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने बस मेंशन करना है कि अच्छा ये पहला है, ये चैलेंज हमने पहला आइडेंटिफाई कर दिया, ये दूसरा चैलेंज आइडेंटिफाई कर दिया, ये तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, पांचवा कर दिया, और उसके बारे में आप लोगों ने एक एक लाइन जो भी यहाँ पे लिख दी। तो मतलब ये वाला जो लेवल, तभी मैंने इसको लेवल 1 में डाला, ये वाला भी जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है उसी तक ये सीमित रह रहा है, इसमें भी हमें कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जो पूछा गया है बस उसी तक जो है अपने आंसर को हमने लिखना है। अब यहाँ पे की चैलेंजेस है तो ऑब्वियस बात है, आप तो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप रैंडम चैलेंजेस ना लिखे, आप लोग जो है जो इंपॉर्टेंट है, जो इस स्पेसिफिक टाइम पे हमारी इकोनॉमी को ज्यादा जो है वो उसके ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं, उन्हीं के बारे में जो है वो चीजों को मेंशन करें। क्लियर, अब देखिए अगला आ गया डिस्क्राइब। डिस्क्राइब और ये जो पहले दो हमने पढ़े, इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए व्हाट इज द नीड में सारी नीड आ सकती है, ठीक है। आइडेंटिफाई और आउटलाइन जब हम लोग करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट नीड्स है उनको हम लोग हाईलाइट करेंगे। जब डिस्क्राइब आएगा तो डिस्क्राइब में हम लोग जो हैं वो डिटेलिंग के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब जब आएगा तो हमने डिटेल में जाना है। डिटेल का मेरा मतलब क्या आएगा कि जैसे अभी बताया हमने कि जो व्हाट है आइडेंटिफाई है उसमें हमने माइनर डिटेल्स लिखनी है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से एक एक लाइन लिखनी है। जैसे डिस्क्राइब आ जाएगा वहां पे हमने थोड़ी सी डिटेलिंग में जाना है, क्लियर, थोड़ा सा और ज्यादा गहराई में जाके जो आंसर लिखना है, राइट इन डिटेल, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्राइब। जैसे ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट द आर्टिकल रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एचएएस मेंस 2023 में सवाल पूछा गया। अब देखो, हालांकि जिन लोगों ने आई थिंक पेपर चेक किया होगा उन्होंने देखा होगा कि इसमें जो वो स्कोर नहीं दिया गया है, क्लियर। तो आर्टिकल 51 की जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अब देखो जब हम लोग प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं तो इसके अलग अलग पहलू हैं। अलग अलग पहलू क्या हैं कि जैसे
पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने दुनिया के अंदर शांति स्थापित करनी है तो उसके लिए जो है वो जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम्स का, जो समाधान है वो प्रॉपर आर्बिट्रेशन से होना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े से होना चाहिए, जो कि हम अपने आसपास स्पेसिफिक टाइम पे देख रहे हैं। तो हमारा ये जो आर्टिकल 51 है इसमें आर्बिट्रेशन का जो वो जिक्र किया गया है। क्लियर? तो जब आपने आर्बिट्रेशन लिखा तो आपने फिर उस प्रोविजन को, जो आर्टिकल 51 के प्रोविजन है उसमें मेंशन करना है कि क्या प्रोविजन जो उसमें आर्बिट्रेशन से रिलेटेड देखने को मिला। दूसरा, ऑलवेज रिस्पेक्ट इंटरनेशनल ट्रीटीज। क्लियर? तो जब हम लोग इस स्पेसिफिक प्रोविजन को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है ना, जो जानकारी है, आर्टिकल की रेफरेंस जो है और आर्टिकल के अंदर क्या दी हुई जानकारी है उसको हम लोग लिख रहे हैं। अगेन पॉइंट फॉर्मेट लिखना जो है वो थोड़ा सा बेटर रहता है रेदर देन पैराग्राफ। अब ऐसा कुछ नहीं है कि पैराग्राफ ही लिखना है, लेकिन डिस्क्राइब में जब आप इस स्पेसिफिक आर्टिकल को डिस्क्राइब कर रहे हो तो पॉइंट फॉर्मेट में उसको डिटेलिंग करना जो वो रिलेटिवली हमारे लिए इजी रहता है, तो इसलिए थोड़ा पॉइंट फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सूट करता है जब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो समझ आ गया डिफरेंस? देखिए व्हाट में जाने, जैसे एक क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड, तो व्हाट इज द नीड में सारी नीड्स आ जाएंगी। अगर मान लीजिए आइडेंटिफाई एंड आउटलाइन किया हम लोगों ने, तो हम सारे के सारे नीड्स को, जो इंपॉर्टेंट नीड्स हैं उनको हम लोग बेसिकली जो है वो ऊपर लेके आएंगे। जब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो पीछे वाले जो दोनों थे उनमें हमने माइनर डिटेलिंग डालनी है। डिस्क्राइब में हम लोगों को थोड़ा सा डीप में जाके, यानी कि उनके बारे में जहां एक लाइन लिख रहे थे वहां पे 2 या 3 लाइंस जो हैं वो हर एक एस्पेक्ट, हर एक पहलू के बारे में लिखनी है। क्लियर? कि वो पॉइंट को ही आपने डिस्क्राइब करना है, उसी पॉइंट को आप लोगों ने डिटेलिंग में लिखना है कि उसका मतलब क्या है। अगर एग्जाम्पल हो सकता है तो आप लोग जो है वो एग्जाम्पल जरूर दीजिए। एग्जाम्पल जो है वो डायरेक्टिव के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, चाहे वो कुछ भी पूछे। जहां पे आप लोग एग्जाम्पल, केस स्टडीज, रिपोर्ट्स, रेफरेंसेज जितना दोगे उतना जो है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है जी। तो ये तो ऑलमोस्ट आप लोग देखिए, ये तो अगेन जो पूछा गया है उसी के ऊपर जब हम लोग अपना आंसर लिख रहे हैं, कोई लेफ्ट राइट चीजें जो है वो हम लोग नहीं लेके जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दैट इज इनुमरेट। दैट इज इनुमरेट। इनुमरेट का सीधा सीधा मतलब आता है कि जहां पे, जैसे इनुमरेट द की प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट का पहला प्रोविजन क्या है जी? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। दूसरा क्या है जी? क्वालिटी। ठीक है जी। तीसरा क्या है? जहां पे प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो इनके द्वारा बनाया गया है। क्लियर? तो जब भी आप इनुमरेट करोगे तो इनुमरेट का कंपल्शन हो जाएगा। देखिए इससे पहले वालों में चाहे आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए, चाहे जैसे मर्जी लिखिए, क्लियर, पैराग्राफ में लिखिए, कोई ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन जब इनुमरेट आ जाएगा तो आपको नंबर, एक सीक्वेंस जो है वो, आप इनुमरेट में ध्यान रखना, जो सीक्वेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सीक्वेंस ऑफ जो अलग अलग पॉइंट्स है वो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि कोशिश ये करिए कि ये तो चलिए इसमें सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है, ये जो सवाल पूछा गया है, लेकिन पहला पॉइंट, दूसरा, जैसे मान लीजिए पॉलिसी मेकिंग है तो फर्स्ट क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज क्या है, तो इसमें जो सीक्वेंस है वो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इनुमरेट में जब हम लोगों ने आंसर लिखना होता है तो नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्लियर? तो ये वाला जो आंसर है, यानी जहां पे इनुमरेट लिखा हुआ आएगा, हालांकि इनुमरेट मेरे को देखने को नहीं मिला हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी तक। यहाँ पे इनुमरेट की जगह एनालिस्ट जो है वो आंसर पूछा गया है, या एनालिस्ट डायरेक्टिव जो वो काफी जगहों पे यूज किया गया है। तो देखिए जब एनालिस्ट करना होता है तो एनालिस्ट में भी हम लोग लिस्ट ही करते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। क्लियर? इनुमरेट में हम लोग नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वैसे इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। एनालिस्ट में सीक्वेंस का इतना कोई इशू नहीं होता है, लेकिन इनुमरेट में हम लोगों को जो है वो सीक्वेंसिंग प्रॉपरली रखनी पड़ती है। हालांकि अगर आप इन दोनों को इंटरचेंजेबली भी यूज करोगे तब भी कोई बहुत ज्यादा फर्क, बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। हालांकि सीधे सवाल है कि आपने बस यहाँ पे की प्रोविजन पूछा राइट टू एजुकेशन का, तो राइट टू एजुकेशन को क्रिटिसाइज नहीं करना शुरू करना है, सिंपल चुपचाप इसके जो 4-5 प्रोविजन हैं वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। समझ आ गई बात? और अगर एनलिस्ट होगा, जैसे है व्हाट इज द रोल ऑफ सीड सर्टिफिकेशन, एनलिस्ट द रोल ऑफ सीड सर्टिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। 2018 मेंस में जो ये सवाल पूछा गया। तो जब हम लोग एनलिस्टिंग करेंगे तो क्या पहला एनलिस्टिंग है, कैसे फूड सिक्योरिटी के साथ भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं, कैसे सीड क्वालिटी के साथ हम सर्टिफिकेशन को लीड कर सकते, जो है वो रिलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो लिस्टिंग आएगी एक एनलिस्ट में, लिस्टिंग आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनुमरेट में आपको एक सीक्वेंस जो है जनरेट करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए अब आ जाइए यहाँ पे जो सवाल है, दैट इज हाईलाइट और थ्रो लाइट। तो देखिए हाईलाइट और थ्रो लाइट की जब हम लोग बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे भी कोई बहुत ज्यादा जो है वो हमें लेफ्ट राइट जाने की आवश्यकता नहीं है। जो पूछा गया है वही हम लोगों ने जब अपने आंसर के अंदर लिखना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन सेलिएंट फीचर्स ऑफ पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर। तो
अगेन इनके ऊपर रोशनी डालिए, प्रकाश डालिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, चाहे रॉक कट की हम लोग बात करें, चाहे हम लोग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की यहाँ पे बात करें, चाहे हम लोग टैंक्स की यहाँ पे बात करें, चाहे हम लोग जो है वो बाकी जो चित्रकारी वहां पे हुई है उनकी बात करें, चाहे हम लोग जैसे गोपुरम वगैरह इनकी बात करें, क्लियर, कि क्या क्या एलिमेंट जो है यहाँ पे हम लोगों को यूज होते हुए देखने को मिले। तो अलग अलग फीचर्स को जो है आप लोगों ने जो है वो उसके ऊपर जो है वो प्रकाश डालना है। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं थ्रो लाइट या हाईलाइट कर रहा हूं, तो किसी भी एक स्ट्रक्चर को अगर मैं देख रहा हूं, तो जो जो चीज मेरे को स्पेसिफिक समय में जो वो दिख रही है, क्लियर, जो मेरे को नेक्ड आई से दिख रही है, वो मैंने अपने आंसर के अंदर जो वो लिखना है। क्लियर होगी बात यहाँ पे, डन। तो अगेन जैसे अगर आप लोग थोड़ा सा इनके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। थ्रो लाइट जो है इसमें भी हम लोगों ने, या हाईलाइट में भी हमने नॉर्मली पॉइंट फॉर्मेट में जो आंसर लिखना होता है, इनुमरेट में डिटेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। लेकिन जब हाईलाइट या थ्रो लाइट हम लोग करेंगे, तो थोड़ा सा जो है वो हम लोग उसके बारे में जो वो एक्सप्लेनेशन भी जरूर देंगे। इनुमरेट में एक्सप्लेनेशन दो नहीं दो, मतलब वहां पे कोई हेडिंग, सब हेडिंग या हेडिंग को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो। मतलब पॉइंट फॉर्मेट में कैसे लिखा जा सकता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, क्लियर। लेकिन जब आप लोग हाईलाइट या थ्रो लाइट करोगे, तो उसमें आप पहला प्रोविजन बना दोगे फ्री एजुकेशन, फिर उसके बारे में आप एक उसको जो है वो लाइन लिखोगे, 6 से 14 साल का जो बच्चा है उसको जो है वो एजुकेशन किस तरह से आरटीई के थ्रू फ्री है, क्लियर। तो सब डिफरेंस समझ आ गया। इनुमरेट में सीधा नंबर आ सकता है, और जब थ्रो लाइट करेंगे तो इनुमरेट की तरह ही होगा, बस हम लोग उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग डाल देंगे। तो अगर आप लोग पूरे डायरेक्टिव्स को अभी तक समझ रहे हो, तो क्या है जो सवाल पूछा गया है, आप उसके अंदर एक्सप्लेनेशन ऐड कर रहे हो। कईयों के अंदर एक्सप्लेनेशन, जैसे डिस्क्राइब के अंदर एक्सप्लेनेशन ज्यादा डाल रहे हो, बाकियों के अंदर अभी तक जितने हमने पढ़े उनमें जो एक्सप्लेनेशन डाली जा रही है, वो क्या डाली जा रही है, थोड़ी सी कम डाली जा रही है। समझ आ गई बात यहाँ पे की नहीं आई, क्लियर, डन। तो यहां तक जो है वो हमारे बेसिक से डायरेक्टिव चल रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट आ जाएगा डिफाइन। तो डिफाइन जो है, इसमें कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ हम लोगों को कंसेप्ट को जो वो हाईलाइट करना होता है। नॉर्मली जैसे एनलिस्ट है, डिफाइन है, ये वाले जो डायरेक्टिव जब यूज होते हैं, तो ये हमेशा किसी के साथ अटैच होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, डिफाइन गुड गवर्नेंस एंड डिस्कस इट्स सेलिएंट फीचर। तो हमारा जो मेन एस्पेक्ट है ना, वो ये है। मतलब जब क्वेश्चन आते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन के दो पार्ट्स होते हैं, जिनमें एक माइनर पार्ट होता है, एक मेजर होता है, कभी दोनों इक्वल पार्ट्स होते हैं, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे डिफाइन गुड गवर्नेंस है, तो इसका माइनर पार्ट है, क्लियर। तो आपने गुड गवर्नेंस को यहाँ पे डिफाइन किया, वर्ल्ड बैंक की जो है रेफरेंस यहाँ पे आप दे सकते हो, और उसके साथ साथ जो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मेन जो आंसर आपका आएगा वो डिस्कशन के ऊपर जो आपका आंसर केंद्रित रहेगा। तो डिफाइन में जो डेफिनेशन है उसी के ऊपर है, उसके जो बेसिक एलिमेंट्स है उसी के ऊपर भी, आप उसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसी के ऊपर जब हमारा आंसर आधारित रहेगा, और ज्यादा लेफ्ट राइट जाने की हम लोगों को यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्लियर। यहाँ पे बात सबको समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आ गया गिव एन अकाउंट। बड़ी बार ऐसा सवाल जो हम लोगों को देखने को मिलता है। गिव एन अकाउंट का मतलब क्या है कि जहां पे जो भी सवाल आपको पूछा जाएगा, उसको आपने जो वो प्रॉपर इवेंट के रूप में जो है, ठीक है, कि जी इसका जो है वो आप पूरा जो वो खाता बताइए कि कैसे क्या है जो है वो इसके द्वारा किया गया है। तो आपने पूरा जो है वो उसकी डिटेलिंग करनी है, और कोशिश ये करनी है कि गिवन अकाउंट में जो भी आप अकाउंट दो, उसमें एक सीक्वेंस जो है वो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि हिसाब जब आप दोगे तो आप रैंडम करोगे, आपको एक पूरा सीक्वेंस जो है वो बनाना पड़ेगा। तो गिवन अकाउंट, जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, गिवन अकाउंट ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो पीरियड, क्लियर। तो लॉर्ड एलन जनरल जो हमारा एलन बोरो था, हमारा दुनिया अंग्रेजों का जो था, उसका जो इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं उनके उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो वो आप लोगों ने बेसिकली, तो कोशिश यही करनी है कि जो जो उसके सीक्वेंस में जो जो इसके टाइम के ऊपर जो हम लोगों को इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखने को मिले, चाहे हम लोग सिंध की बात करें, चाहे हम अफगानिस्तान वॉर की बात करें, क्लियर, उनको जो आप लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो हाईलाइट करना है, और हर एक इवेंट के बारे में लिखना है, क्लियर, कि वो जब आप करोगे तो उसका क्या हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप बताओगे कि अफगानिस्तान में इसकी क्या पार्टिसिपेशन रही, तो उसमें आपने डिटेलिंग देनी है कि अफगानिस्तान में जो इसकी पार्टिसिपेशन, उसमें इसका क्या रोल रहा, क्योंकि आप इसका जो कार्यकाल है उसके टाइम पे घटित हुए 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं, उनका जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हो, क्लियर। सिमिलरली दूसरा जो है वो जब सिंध की हम बात करेंगे, तो सिंध में इसका क्या रोल जो हम लोगों को देखने को मिलता है, तो मतलब इसका क्या रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, वो आप लोगों को 3 इवेंट्स की सहायता से जब भी गिव एन अकाउंट आएगा, और गिव एन अकाउंट जो है इसके ऊपर काफी बार हम लोग देखते हैं कि प्रश्न जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। समझ आ रही बात की नहीं, ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा सा डायरेक्टिव घूमा, डायरेक्टली लिख रहे हो आप लोग, लेकिन यहां पे जो भी आप पॉइंट लिखोगे, वहां पे इसकी जो पार्टिसिपेशन है, वो इसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन रही, पैसिव रही, ये सक्सेसफुल रहा, ये फेलियर रहा, ये आप लोगों को जरूर लिखना है, क्योंकि आप उसका क्या कर रहे हो, गिव एन अकाउंट डायरेक्टिव जो हम लोगों को यहां पे देखने को मिल रहा है। क्लियर होगी बात यहां पे, डन। नेक्स्ट आ गया अंडरलाइन।
तो अंडरलाइन जो है वो नॉर्मली रहता है, जैसे देखिए जब हम लोग कभी भी कोई पॉइंट लिखते हैं तो अंडरलाइन नॉर्मली हम लोग उनको करते हैं जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट होती है किसी भी एस्पेक्ट की, तो यहां पे भी यही रहेगा। जैसे यहां पे क्वेश्चन है अंडरलाइन दी की चैलेंजेस, अब देखो यहाँ पे की चैलेंज आ गया तो इसका मतलब है कि वो आपसे इंपॉर्टेंट चीजें ही पूछ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे की चैलेंज नहीं भी होता और होता है अंडरलाइन दी चैलेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश, तो वहां पे भी ऑटोमेटिकली आपने जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है सिर्फ उन्हीं को आप लोगों ने हाईलाइट करना था, चाहे वो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की कमी है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, क्लियर, जिसमें ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट जो ऑटोमेटिकली जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं, क्लियर। तो यहां पे आपने सिर्फ की चैलेंजेस जो है वो उन्हीं को ही हाईलाइट करें। तो अंडरलाइन का मतलब क्या रहता है, अगेन अंडरलाइन में आपने सिर्फ ये बताना है, अंडरलाइन में जो आपने सिर्फ ये बताना है कि जो भी आपसे सवाल पूछा गया है उसमें क्या, अगर मान लीजिए यहां पे होता है व्हाट आर दी चैलेंजेस, तो चैलेंजेस में जितने मर्जी लिख दो, क्लियर। लेकिन जब अंडरलाइन आ गया करने को तो आपने जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, सिर्फ उन्हीं को ही जो है वो अपने आंसर के अंदर लिखना है, क्लियर। तो यहां पे बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपने अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको हाईलाइट करना है, क्लियर। तो काफी हद तक जो है वो, जैसे अगर इनोमरेट के साथ रिलेट करोगे वहां पे हम सीधी लाइन लिख रहे थे, कोई डिटेलिंग नहीं दे रहे थे बहुत ज्यादा, क्लियर। तो ये भी उसकी तरह है, लेकिन उसमें सारे पॉइंट्स आ सकते थे, इसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स है, रेलेवेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो मेन हर एक फसाद की जड़ है, वही हमारे आंसर के अंदर जो वो कहीं ना कहीं आएगा, क्लियर। समझ होगी बात यहाँ पे सबको। चलिए अब मैं क्लियर क्लियर बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को इरिटेशन हो रही हो, लेकिन क्या करें, अब कुछ चीजें जो है वो समय के साथ ही सुधरेंगी और कुछ चीजें कभी समय भी सुधार नहीं पाता है। चलिए वापस आइए, नेक्स्ट आ गया दैट इज कंपेयर। कंपेयर जो है वो रहता है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। बड़ी बार कंपैरिजन जब लोग कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ जो है वो उनका जो सिमिलैरिटीज हैं उन्हीं के ऊपर अपना आंसर जो है वो ध्यान जो वो केंद्रित करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए जब भी कंपेयर डायरेक्टिव आएगा, कंपेयर का मतलब है कि सिमिलैरिटी और डिफरेंस, जैसे कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, क्लियर। तो ये हमें एचएस मेंस के अंदर देखने को मिला। अगर मान लो यहां पे कंपेयर के साथ आता है कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट जब आएगा तो कॉन्ट्रास्ट मेनली डिफरेंसेस के ऊपर फोकस करता है, क्लियर। नॉर्मली क्वेश्चन या तो कंपेयर के ऊपर आता है या आ जाता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आ गया तो अपने आप ही दोनों चीजें आ गई, क्लियर। तो कंपेयर जब आएगा तो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों जो है आपके आंसर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया मेंशन, लिस्टिंग ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, क्लियर। तो जब भी मेंशन आएगा दैट इज मेंशन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट, अगेन इनोमरेट की तरह जो आप इसको लिख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो जिन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट का जो बैकग्राउंड है वो तय किया, आप उसको जो यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया राइट ए नोट। राइट ए नोट का मतलब जहां पे जैसे राइट ए नोट ऑन संजय विद्युत परियोजना ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्लियर। तो देखिए इसमें जितनी भी संजय विद्युत परियोजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्लियर, चाहे इसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, चाहे इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, उसको जो वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो राइट ए नोट जो है वो हमारे आंसर को थोड़ा सा ब्रॉड कर देता है, और राइट टू नोट में जो है वो हम लोग जो भी हमारा जो हमसे सवाल पूछा गया है, क्या इसकी जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, कहां पे ये सिचुएटेड है, तो राइट ए नोट जो है वो हम लोगों को थोड़ा सा आंसर जो है वो उसको ज्यादा बेटर तरह से लिखने के लिए जो है वो एक जो है वो एक डायरेक्शन दे देता है, जहां पे हम ज्यादा अच्छी तरह से अपने अकॉर्डिंगली इस स्पेसिफिक आंसर में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालना चाहें हम लोग जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अगेन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं, देखिए जितने भी डायरेक्टिव्स हम लोगों ने देखे इनमें आप लोगों को बड़ा ज्यादा अंतर शायद देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इनके बीच में डिफरेंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो व्हाट है, व्हाट का मतलब जो पूछा गया वही लिखना है। आइडेंटिफाई और आउटलाइन का मतलब है कि आपने जो पूछी हुई चीज है, ठीक है, उसको जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में जो वो माइनर डिटेल्स देनी है। डिस्क्राइब जैसे आ जाएगा तो डिस्क्राइब में आपने माइनर डिटेल्स नहीं देनी है, जो आपने आइडेंटिफाई में दी थी आपने उसको थोड़ा सा और गहराई में जाना है। इनुमरेट में आपने पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, लाइन वाइज लिखना है, क्लियर। थ्रो लाइट जब आ जाएगा तो इनुमरेट में जो आपने लाइन वाइज लिखा था उसको थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में आपने चले जाना है। एनलिस्टिंग और इनुमरेट में फर्क क्या है, दोनों सेम है ऑलमोस्ट। एनलिस्टिंग में जो है वो आप लोगों को सीक्वेंस का इतना ध्यान नहीं रखना होता है, इतनी टेंशन नहीं होती है, आपने लिस्टिंग बना देनी होती है पूरी, जितना आप लोगों को इनुमरेट में रखना होता है। डिफाइन में आपने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट जो है वही लिखना है। डिफाइन नॉर्मली बड़े किसी सवाल के साथ जुड़ा हुआ आता है। गिवन अकाउंट जब आएगा तो आपने प्रॉपर ब्यौरा देना है कि किसी ने अगर कोई काम किया है तो उसमें उसको सक्सेस मिला या उसको फेलियर मिला। अंडरलाइन में काफी हद तक जो अभी तक पुराने डायरेक्टिव्स थे हमारे, जैसे इनुमरेट हो गया या हाईलाइट हो गया, क्लियर, उसके साथ जो आप इसको रिलेट कर सकते हो। कंपेयर जब भी आएगा, कंपेयर का मतलब होगा सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों अपने अपने आंसर के अंदर लिखने हैं। मेंशन में भी काफी हद तक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उन्हीं को ही आप लोगों ने जो वो सिर्फ उनका जिक्र करना है। तो मेंशन में बेसिकली डिटेलिंग की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने लिख दिया कि ये पहला इशू है, कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। राइट ए
नोट जो है वो आपको थोड़ा सा एक वो दे देता है, बेनिफिट दे देता है, जहां पे आप उससे रिलेटेड उसके फीचर्स, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका है ना, जैसे संजय विद्युत है उसकी जोग्राफिकल लोकेशन, इसके बारे में जो आप अपने आंसर के अंदर जो लिख सकते हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी नीड क्या थी, क्या है और कैसे इंपैक्ट डाल रहा है हिमाचल के ऊपर, आप इसके बारे में जो अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं। तो ये सारे जो डायरेक्टिव्स हैं, ये इनमें माइनर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, माइनर डिफरेंस है, लेकिन अगेन फिर भी जो है वो आपको इनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब देखिए, डिस्क्राइब के अलावा अगर हम लोग देखें, या हाईलाइट के और है ना उनके अलावा अगर हम लोग देखें, तो ये वो डायरेक्टिव्स हैं मैक्सिमम जो किसी क्वेश्चन के साथ अटैच होते हैं। अटैच होने का मतलब, जैसे ये हमने देखा ना स्टार्टिंग में, ये देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी एक पढ़ा कि गुड गवर्नेंस वाला ना, डिफाइन गुड गवर्नेंस, क्लियर। तो देखिए इसके साथ जो है वो रिलेटेड था, इसके साथ साथ जो एनलिस्ट है वो भी नॉर्मली किसी के साथ रिलेटेड रहता है। तो डिस्क्राइब के ऊपर बड़ा सवाल बनने की संभावना रहती है। और अब देख लीजिए, अब स्पेसिफिक समय में जो पैटर्न एग्जाम का है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो पैटर्न चेंज होने का सीधा सीधा मतलब जो है वो हमारे यहाँ पे क्या है कि अब जो सवाल हैं उसमें ये जो अभी हमने पढ़े, ये इनके ऊपर इंडिपेंडेंटली सवाल तो बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अब ये किसी के साथ अटैच होंगे, क्लियर, या तो डिस्कस के साथ अटैच होंगे, या एग्जामिन के साथ अटैच होंगे, या एनालाइज के साथ अटैच होंगे। सिर्फ डिस्क्राइब ही एक ऐसा है जो आप लोगों को इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जो उसके ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली क्वेश्चन का जो है ना माइनर हिस्सा है उसको ये होल्ड करेंगे, क्लियर। तो जैसे मान लीजिए अगर 8 नंबर का सवाल है, तो जो 2 या 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इनके ऊपर बनाएगा। दूसरा हिस्सा जो आपका, जो अभी हम जिन डायरेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे उनके ऊपर जो वो आधारित रहेगा, क्लियर। तो यहां पे समझ आ गया सब लोगों को अभी तक क्या क्या डिफरेंस है इनके बीच में। चलिए नेक्स्ट आ गया, दैट इज हाउ। हाउ में आप लोगों को पूरी प्रोसेस बतानी होती है। प्रोसेस का मेरा मतलब क्या है, जैसे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, हाउ डज सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स हेल्प इन अचीविंग स्ट्रॉन्गर यूनिटी। तो आपको यहां पे बताना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा कि अलग अलग तरह के जो फेस्टिवल्स हैं वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो व्हाट में तो आ जाता वो, लेकिन हाउ में मेरे को बताना है कि वो किस तरह से जो है, कैसे वो, जब हर सारे लोग अलग अलग धर्मों के सेलिब्रेट को, जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करेंगे, तो कैसे वो यूनिटी और जो हमारी इंटीग्रिटी है उसको, या स्ट्रॉन्गर यूनिटी जो है उसको अचीव करने में मदद करेगा। तो हाउ में आप लोगों को पूरी प्रोसेस जो है वो समझानी पड़ती है कि कैसे हम लोगों को, चाहे हम लोग फेस्टिवल्स की बात करें, चाहे हम लोग फूड्स की बात करें, चाहे हम लोग ट्रेवल की बात करें, क्लियर, तो किस तरह से जो वो हम लोगों को वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो हाउ में जो पॉइंट आप लिखोगे उसमें जो आंसर पूछा गया आपने उस तक उस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए लेके जाना है कि कैसे वो लाइन जो है वो सही है। तो हाउ में जो पूछा गया है कि कैसे जो सेलिब्रेशन है डाइवर्सिटी का वो स्ट्रॉन्गर यूनिटी को जो है, तो हर पॉइंट जहां पे आपका खत्म होगा, जैसे मान लो फेस्टिवल्स की मैं बात कर रहा हूं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको जब आप एक्सप्लेन करोगे या उसके अंदर जब आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसकी डालोगे, तो वहां पे उसका अंत जो है वो ये होना चाहिए कि कैसे ये अल्टीमेटली लीड कर रहा है किसको, यूनिटी को। तो हाउ जो है तो सवाल जो पूछा गया है उसके साथ हमें रिलेट करना पड़ता है, उस पूरी प्रोसेस को जो वो एक्सप्लेन करता है, क्लियर। उसके बाद आ जाएगा एक्सप्लेन। देखिए एक्सप्लेन का मतलब है जो पूछा गया है आपसे, क्लियर, आपने उसी के ही जो दायरा है उसके अंदर अपने आंसर को रखना है, जो हम देख रहे हैं कि लेवल 1 के डायरेक्टिव्स हैं। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात क्या आती है कि यहां पे जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्लियर। तो हम लोगों को यहां पे एग्जांपल, जब एक्सप्लेन आ गया तो एक्सप्लेन का मतलब है राइट इन डिटेल, जो डिस्क्राइब में भी था, राइट इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो यहां पे एग्जांपल मस्ट है। डिस्क्राइब में एग्जांपल दे दोगे तो बढ़िया है, नहीं दोगे तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन यहां पे जो एग्जांपल्स हैं उनके बिना जो है हम लोग किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे एक्सप्लेन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने राइट टू जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, क्लियर, कैसे आप जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं, कैसे जस्टिस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, किस तरह से। अब वहां पे आपको एग्जांपल्स भी देने हैं अलग अलग केसेस की, कि कहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस यूज किया, कहां पे मैंडामस यूज किया, कहां पे प्रोहिबिशन जो है वो उसको यूज किया गया, क्लियर। तो यहां पे जब एक्सप्लेन आ जाएगा तो एग्जांपल जो है वो मस्ट हो जाएंगे अपने आप ही। तो अगेन डिस्क्राइब प्लस एग्जांपल जो है वो आपके किसको बना देते हैं, दैट इज एक्सप्लेन को जो है वो निर्धारित करते हैं। अगर हिंदी में देखोगे तो हिंदी में जब ये ट्रांसलेट किया हुआ है, मैं कमीशन की बात कर रहा हूं, तो दोनों का मतलब जो है वो सेम ही लिखा हुआ है, क्लियर। तो लेकिन अगर थोड़ा डिफरेंस अगर आप लोगों ने डालना है तो आप लोग इस तरह से जो उसको लिख सकते हो। डन। चलिए नेक्स्ट आ गया इलेबोरेट। अगेन इलेबोरेट का मतलब है जो आपसे पूछा गया होगा उसी को ही आप लोगों ने ब्रॉड कर देना है, क्लियर, उसी को ही आप लोगों ने ओपन करना है। कोई अपना ओपिनियन जो यहाँ पे काउंटर पॉइंट जो यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए मेघालय प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, इलेबोरेट इट।
तो आपने यही इसी स्टेटमेंट को सही मानना है और इसको एलेबोरेट करना है। क्लियर? चाहे आप इसमें कल्चरल एस्पेक्ट्स डालिए, चाहे आप इसमें हिस्टोरिकल डालिए, मेनली ये ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के ऊपर जो वो आधारित रहेगा, लेकिन आप लोग इसके साथ जो वो जो इनका कल्चर है जो काफ़ी हद तक पेनिनसुला के साथ जो वो रिलेटेड है, पेनिनसुलर कल्चर्स के साथ रिलेटेड है, आप लोग उसको भी यहाँ पे जो वो हाईलाइट कर सकते हो। तो एलेबोरेट का मतलब है कि आप लोगों ने इसी को ही क्या करना है, ओपन करना है। कोई आप लोगों को लेफ्ट राइट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जितना ज्यादा डिटेलिंग आप इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट से दोगे, तो यहाँ पे बेसिकली इलेबोरेट में जो है वो मोर डिटेलिंग इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे और ज्यादा डिटेलिंग जो है वो हम लोगों को चाहिए होती है। क्लियर? और जितने ज्यादा एग्जांपल्स, अगेन एग्जांपल तो इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव, जो मैंने आपको पहले कहा, जितने ज्यादा एग्जांपल जो आप लोग यूज करोगे उतना ही आप लोगों के लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक को एक्सपेंड कर देना, हमने बस इसको सही माना और इसको जो है वो ओपन कर देना है कि हाँ जी देखिए कैसे ये इसका हिस्सा रहा है। कोई इसका काउंटर पॉइंट वैसे है नहीं, लेकिन काउंटर पॉइंट लाने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर डिफरेंट तरह का क्वेश्चन जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। हिमाचल में अभी तक इलिस्ट्रेट के ऊपर सवाल नहीं आया, लेकिन ध्यान रखना जब भी कभी इलिस्ट्रेट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इलिस्ट्रेट डायरेक्टिव आएगा, तो वहां पे आप लोगों को डायग्राम तो बनानी ही बनानी है, वहां पे फ्लो चार्ट तो बनाने बिकॉज अगर इलिस्ट्रेशन अगर मैंने किसी की करनी है तो इलिस्ट्रेशन विदाउट द हेल्प ऑफ जो डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स है वो कभी भी नहीं हो सकती है। तो अगर मान लीजिए वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो वहां पे मैप बनाइए, अगर बाकी किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है तो वहां पे फ्लो चार्ट जो है वो कोशिश करिए डिजाइन करने की। क्लियर? इलूसिडेट और क्लैरिफाई का मतलब जो है वो यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है काफी हद तक जो इलेबोरेट है उसके साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो, लेकिन इलेबोरेट में हम लोगों को ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को कवर करना पड़ता है। इलूसिडेट में जो लिखी हुई स्टेटमेंट है उसको बस आप क्लैरिफाई कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो इस तरह से जो हम लोग इन डायरेक्टिव्स को एड्रेस कर सकते हैं। तो मोटा मोटा जो है जैसे एक्सप्लेन हो गया, इलेबोरेट हो गया, है ना, इलूसिडेट हो गया, इनमें थोड़ा सा ही अंतर जो हम लोगों को देखने को मिलता है। और इवन डिस्क्राइब में भी अगर आप लोग एग्जांपल्स को ऐड कर दोगे तो उसमें और एक्सप्लेन में जो वो बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे समझ आ रही बात की नहीं आ रही? ठीक है? क्लियर? तो ये रहे हमारे लेवल 1 के डायरेक्टिव। लेवल 1 में डालने का लॉजिक सीधा सीधा क्या है, क्योंकि ये जो पूछा गया है आपने बस उसी तक अपनी जो है वो अपना जो आंसर है उसको सीमित करना है। अपना आंसर सीमित करने का सीधा सीधा मतलब समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि जो इन्फॉर्मेशन है कि कोई हमें लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं है, कोई काउंटर ये नहीं सोचने की अच्छा है क्या इसकी दूसरी स्टेटमेंट भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँ या ना करूँ, क्या मैं इसको क्रिटिसाइज करूँ या ना करूँ, कोई करने की जरूरत नहीं है। जो पूछा गया है यानी कि इनमें सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, केस स्टडीज, करंट अफेयर रेफरेंसेस, जितना हो सकता है उतना जो हम लोगों ने देना है। क्लियर? तो काफी हद तक आप लोग देखोगे कि इनमें आप लोगों को बड़ी ज्यादा सिमिलैरिटी भी देखने को मिलेगी। क्लियर? लेकिन थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर डिफरेंस जो वो हर एक डायरेक्टिव के अंदर भी है। क्लियर हो गया यहाँ पे बात? डन? तो ये था हमारा पहला जो है वो लेवल 1 के डायरेक्टिव्स थे। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गए। जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे अब इलेबोरेट है, इलुसिडेट है, इलस्ट्रेट है, ये ऐसे इन पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन मैक्स या डिस्क्राइब है इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन है इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन सकता है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन का मेरा मतलब यहाँ पे है या तो 8 नंबर का सवाल बनेगा या तो 12 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? लेकिन बाकी जो डायरेक्टिव्स है वो किसी के साथ अटैच होके आएंगे, यानी कि एक मेजर डायरेक्टिव मतलब जो अभी हम लेवल 2 और लेवल 3 के पढ़ेंगे, मेनली लेवल 2 के साथ ही अटैच होके हम लोगों को सवाल के अंदर देखने को या पेपर के अंदर जो वो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को? तो होपफुली एक बेसिक सी जानकारी जो अब आप लोगों को यहाँ पे मिल गई होगी कि कैसे सवाल आते हैं और कैसे हम लोगों ने जो वो इन डायरेक्टिव्स को जो है वो पिक करना होता है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं धीरे धीरे दूसरे लेवल के ऊपर चलते हैं। लेवल 2 में आ गया तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एग्जामिन, डिस्कस, इवेलुएट, एनालाइज, कमेंट। तो देखो अगेन लेवल में जो पहले वाला लेवल है उसमें भी हमने देखा काफी ज्यादा ओवरलैपिंग है, मतलब काफी सेम तरह के लग रहे थे विद माइनर डिफरेंसेस। सिमिलरली यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे भी हमें थोड़े से डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे मोटा मोटा। नॉर्मली जब ये लेवल 2 के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई होती है, तो उस स्टेटमेंट को आप लोगों ने जो वो प्रॉपरली असेस करना होता है। मतलब उस स्टेटमेंट के साथ आप एग्री, डिसएग्री या उसके चैलेंजेस, यानी जो जो उससे स्टेटमेंट जो पहलू आपके दिमाग में आ रहे हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, क्लियर, वो आप लोग जो है अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये थोड़ा इसका लेवल जो है उसको लेवल 2 में डाला गया। तो यहाँ पे आपको जो दी हुई स्टेटमेंट है उसके अलावा भी इंफॉर्मेशन जो है एग्जामिनर आप लोगों से सीख कर रहा होता है। तो जैसे एग्जामिन है, डिस्कस है, इवेल्युएट है, एनालाइज है, क्लियर, कमेंट है, सब्सटेंशिएट है। वैसे सब्सटेंशिएट तो चलो ऊपर वाले में भी आ जाता तो भी चल जाना था, लेकिन ये मेनली रहेगा एग्जामिन, डिस्कस, इवेल्युएट, एनालाइज एंड कमेंट और गिव योर व्यूज। क्लियर? यहां पे समझ आ गया सब लोगों को? अब देखिए सबसे पहले एक एक करके चलते हैं हम लोग। सबसे पहले ये तो समझ आ गया आप लोगों को कि जो भी स्टेटमेंट दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है रोल, है ना, एग्जामिन इंडियाज रोल इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। क्लियर?
तो एग्जामिन इंडियाज रोल। अब ये एक स्टेटमेंट है कि इंडिया के रोल को आप लोग एग्जामिन करिए। तो जब भी हम लोगों ने एग्जामिन करना है तो हमने डेप्थ में जाना है। अब ये कहा जी एक्सप्लेन में भी डेप्थ में जा रहे थे, डिस्क्राइब में भी डिटेलिंग में जा रहे थे, लेकिन एग्जामिन में हमें और ज्यादा डिटेलिंग में जाना होता है। और जितना डिटेलिंग में जाना है उतना हमें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, विद द हेल्प ऑफ डाटा, विद द हेल्प ऑफ फैक्ट जो है वो अपने जो भी हम ओपिनियन यहाँ पे दे रहे हैं उसको हम लोगों को जस्टिफाई करना है। तो मतलब इंडिया का जो रोल है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में वो तो हम लोगों को देखने को मिल ही रहा है, चाहे वो हम सॉफ्ट पावर की बात में देखें, डायस्पोरा के साथ देखें, क्लियर, चाहे हम लोग स्पेसिफिक, चाहे हमारी जो नई पॉलिसीज आ रही है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ आप इसको रिलेट करो, चाहे अभी आप रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसमें इंडिया की इंपॉर्टेंस की अगर आप लोग यहाँ पे जिक्र करो, तो इंडिया का जो रोल है वो तो हम लोगों को इंक्रीज देखने को मिल ही रहा है। बट एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन नेगेटिव एस्पेक्ट्स आल्सो, नेगेटिव चैलेंजेस, देयर आर सर्टेन नेगेटिव चैलेंजेस आल्सो, या चैलेंजेस आल्सो। तो जब हम लोग यहाँ पे चैलेंजेस की बात करेंगे तो यानी कि अब हम लोगों को चेंजिंग जब वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करेंगे तो इंडिया का जो पॉजिटिव साइड है, यानी कि जो इंडिया पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके साथ साथ जो इंडिया चैलेंजेस फेस कर रहा है, चाहे वो चाइना से रिलेटेड है, चाहे इवन यूएसए भी इस स्पेसिफिक टाइम पे जो वो थोड़ा इश्यूज जो वो क्रिएट कर रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें, बाकी चाहे हमारा नेबरहुड है वहां पे हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है जो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो वो क्रिएट कर सकता है। तो हम लोगों को बेसिकली जो वो जब हम एग्जामिन करेंगे तो एग्जामिन में हमें हर चीज देखनी है। ये स्टेटमेंट तो ऐसा नहीं कि जी फेवर में लिख दिया सब कुछ कि नहीं जी हम तो है ना बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं या हमारा तो बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन में जो वो देश जा रहा है। अगर हमें दूसरी साइड भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है तो वो भी हम लोगों ने क्या करनी है, हाईलाइट करनी है। लेकिन ध्यान रखना जब एग्जामिन हम करेंगे तो हमारा जो थोड़ा टिल्टेशन होगा, यानी कि जो हम थोड़ा सा मुड़ेंगे वो हम लोग पॉजिटिव साइड की तरफ जो थोड़ा सा ज्यादा मूव करेंगे। नेगेटिव भी हम लोगों ने हाईलाइट करी है लेकिन पॉजिटिव साइड जो उसकी तरफ हमें थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट होना पड़ेगा। और देखिए जी बिना एग्जांपल्स के आप एग्जामिन कर ही नहीं सकते हो, बिना एग्जाम्पल्स के, बिना रेफरेंसेस के, बिना डाटा के जो है वो आप अपना इस एग्जामिन या एग्जामिन के ये कोई भी डायरेक्टिव है इसको आप कभी भी जस्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप दूसरा ओपिनियन भी दे रहे हो एक स्टेटमेंट के ऊपर, आप अपने दोनों ओपिनियन जो वो कहीं ना कहीं रख रहे हो। तो यही कारण है कि एग्जामिन में जो आप लोगों को डाटा एग्जाम्पल जरूरी है। तभी हम लोग कहते हैं कि हर एक के ऊपर आप लोगों के पास कोट, डाटा, रेफरेंसेज है ना, केस स्टडीज अगर ये हों हर एक टॉपिक पे तो आप लोगों के लिए चीजें करना जो वो रिलेटिवली आसान हो जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं डिस्कस के ऊपर। देखो डिस्कस में एक सिंपल सा रूल है सबसे, है ना, सभी यही पढ़ते हैं कि ये डिस्कस दिया है तो डिस्कस का मतलब है कि आपने सारे एस्पेक्ट्स जो है यहाँ पे लिखने हैं, सारे एस्पेक्ट जो यहाँ पे लिखने हैं। सारे एस्पेक्ट्स का मतलब है कि आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लिखना है, आपने नेगेटिव एस्पेक्ट भी लिखना है। और ध्यान रखना जब डिस्कशन आएगा तो कंक्लूजन इज मस्ट, इवन हर एक में कंक्लूजन जरूरी है लेकिन डिस्कशन जो है उसमें कंक्लूजन इज मस्ट। तो मतलब जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया गया क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉम्पोजिशन, पावर, फंक्शंस एंड रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो एक हिस्से में तो हमने लिख दिया जी क्या कॉम्पोजिशन है, क्या पावर है, क्या रोल है, क्लियर, जो कि परफॉर्म कर रहा है ये, लेकिन साथ में क्या चैलेंजेस इसके द्वारा फेस किए जा रहे हैं ये भी हम लोगों को जो वो डिस्कस के अंदर लिखना है। दूसरा, डिस्कस इंडियाज रोल इन एस्टेब्लिशिंग ऑफ पीस थ्रू यूएन पीस कीपिंग। पॉजिटिव साइड भी लिखना है लेकिन नेगेटिव साइड भी उसका, हमारे लोगों के जो है वो या जो हमारे सोल्जर्स उनकी यहाँ पे शहादत भी हो रही है और इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, लेकिन उसके बावजूद हमारी यूनाइटेड नेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग में हम लोग जो है वो पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, क्लियर। तो मतलब हमें दोनों साइड डिस्कशन में आपको दोनों पॉइंट जो है उनको क्या करना होता है, ओपन करना होता है। समझ आ रही बात की नहीं, ठीक है। जैसे डिस्कस दी फीचर्स, तो डिस्कस दी फीचर्स का मतलब है कि फीचर क्या है लेकिन साथ में क्या चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे हैं, कैसे वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं या उनकी क्या नेगेटिव साइड है, वो भी हम लोगों को जो है अपने आंसर के अंदर लिखना है। तो डिस्कशन में पॉजिटिव नेगेटिव जो हम लोगों के लिए जो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, जरूरी हो जाती है। तो इस तरह से डिस्कस में दोनों साइड्स आएंगी, एग्जामिन में भी दोनों साइड्स आएंगे लेकिन एग्जामिन में टिल्टेशन जो थोड़ी सी किसकी तरफ होगी, जो पॉजिटिव साइड होगी उसकी तरफ होगी। क्लियर होगी बात यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया इवेल्युएट। तो देखिए जब इवेल्युएट आ गया तो इवेल्युएट का मतलब है कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड जो है उनको इक्वल तवज्जो देनी है, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। तो आपके ऊपर ही ऑब्लिगेशन ही हो जाती है कि आपने जो वो पॉजिटिव नेगेटिव करना ही करना है। डिस्कशन में ना कभी कभी क्या होता है, डिस्कशन में कभी कभी एक ऐसा सवाल बन जाता है जिसका नेगेटिव साइड जो है वो हो ही नहीं सकता है, जिसका नेगेटिव साइड होना इम्पॉसिबल होता है। तो फिर वहां पे जो है, वहां पे जो आप डिस्कस में सिर्फ पॉजिटिव साइड भी लिख के अपना आंसर जो है लिख सकते हो, क्लियर। इवेल्युएट नॉर्मली उन्हीं सवालों में बनेगा जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो एग्जिस्ट करता होगा। तो बड़ी बार क्या होता है कि ना क्वेश्चंस बनते हैं तो क्वेश्चन में कोई कहीं पे भी कुछ भी लगा देता है, मतलब है ना, अच्छा इस क्वेश्चन में ये लगा दो, इसमें ये लगा दो। तो ध्यान रखना जैसे इवेल्युएट कभी भी उस क्वेश्चन के अंदर नहीं लग सकता है जिसका नेगेटिव साइड नहीं है, क्लियर।
इवेल्युएट हमेशा उसी क्वेश्चन के साथ लगो, तो डायरेक्टिव नॉर्मली आता उसी सवाल के साथ अटैच्ड है, जिसके जरिए जो उसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है, कोई रैंडमली जहां मन गए वहां पे नहीं लगाए जाते। तो इवैल्यूएशन जब हम लोग देखिए मनरेगा की बात करेंगे तो ऑब्वियस बात है, अब इतना टाइम हो गया इसको इंप्लीमेंट करते हुए, तो हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है, हम इसकी इंप्लीमेंटेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या इसने पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है और क्या इसने नेगेटिव इंपैक्ट डाला है। क्लियर। तो जब हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे तो इवैल्यूएशन नॉर्मली होगी उस चीज की जिसको घटित हुए काफी समय हो गया है, तो उसकी असेसमेंट की जाएगी कि पॉजिटिव क्या है और उसका नेगेटिव क्या है। क्लियर। अब आ जाते हैं एनालाइज के ऊपर। अब देखिए जी, एनालाइज जो है और बाकी जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, एग्जामिन में डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, क्लियर, गहराई में जाना पड़ेगा, फैक्ट्स डाटा यूज करने हैं। डिस्कशन में उतनी डिटेलिंग में हमने नहीं जाना है, लेकिन हमने पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कशन में डालने की कोशिश करनी है, अनटिल और अनलेस जो है वो कोई है ना एक ऐसी चीज ना हो जिसका नेगेटिव साइड नहीं है। जब हम लोग इवैल्यूएट करेंगे तो इवैल्यूएट में प्रॉस और कॉन्स यानी इवैल्यूएशन होगी उसकी कि भाई इसके अभी तक कितने सालों में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या देखने को मिला, इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हम लोगों को देखने को मिला। जब एनालाइज आएगा तो एनालाइज में बेसिकली क्या करना होता है, जो क्वेश्चन होता है या जो सवाल पूछा गया, जिस टॉपिक के ऊपर सवाल है, उसको हमने ब्रेक डाउन कर देना छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे एनालाइज द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो हमारा जो डायस्पोरा है वो क्या क्या रोल परफॉर्म कर रहा है, तो पहले तो हम लोगों ने इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक करना है। क्या ये इकोनॉमिक रोल परफॉर्म कर रहा है, कैसे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, रेमिटेंसेज आ रही हैं, क्लियर, तो कैसे इकोनॉमिक रोल प्ले कर रहा है, कैसे ये अपना पॉलिटिकल रोल जो है वो प्ले कर रहा है, क्लियर, कैसे जो है ये सॉफ्ट पावर के रूप में हमें जो है वो बाहर चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली आपने सबसे पहले क्या किया, इस स्पेसिफिक जो रोल है, जो रोल के मान लीजिए 5 तरह के अलग अलग रोल परफॉर्म कर रहा है, तो पहले आइडेंटिफाई कर लिया चाहिए 5 तरह के रोल परफॉर्म कर रहा है। फिर हमने अच्छा इन्हीं रोल्स में कुछ नेगेटिव रोल भी होंगे, कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं, क्लियर, इंडियन डायस्पोरा की, क्लियर, तो जो चैलेंजेस भी हैं। लेकिन अब देखो वो एक रोल का हिस्सा है, वो हमने डेलिबरेटली नहीं लिखा कि जी हमने क्रिटिसाइज करना है, हमने नेगेटिव पॉइंट हाईलाइट करना है जो बाकियों में हमें करना पड़ रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नेगेटिव पॉइंट हाईलाइट करना है। अगर रोल में नेगेटिव साइड है तो वो एक पॉइंट बन जाएगा, कोई वो बड़ा मेजर चंक नहीं रहेगा इस आंसर का। अगर मान लो नेगेटिव साइड नहीं है तो आपने पांचों के पांचों जो रोल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया और फिर इनके बारे में डिटेलिंग लिखी, फिर लिखा कि आपने जो वो ये वाला पॉइंट जो वो क्या है लिखा है, और ये रोल जो है वो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, या सारा ही अच्छा कर रहे हैं तो सारा लिखो। तो बेसिकली जो सवाल है उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में फॉर्मेट करके उन पॉइंट्स के ऊपर हमने जो वो अपनी जजमेंट देनी होती है। समझ आ गई बात की नहीं, ठीक है, क्लियर। और एग्जांपल्स अगेन हर जगह ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा जो है वो इशू नहीं है, क्लियर। तो लेकिन जो भी आप पॉइंट लिखोगे, क्लियर, तो उसमें आपको एग्जांपल देना है कि आपने वो पॉइंट जो है वो क्यों लिखा हुआ है। तो एनालाइज में बेसिकली क्वेश्चन को ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। इसमें कोई कंपल्शन नहीं होती कि आपने नेगेटिव लिखना है, लेकिन अगर उस रोल की कोई नेगेटिव साइड है तो एक पॉइंट बन जाएगा नेगेटिव का, लेकिन वो कोई इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो उसकी नहीं रहेगी। तो ये मेन डिफरेंस जो है वो हम लोगों को इन डायरेक्टिव्स के अंदर जो वो देखने को मिलता है। लेकिन अगेन आप वही गेम रही है, तभी हम कहते हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन को या कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका पॉजिटिव साइड क्या है, उसका नेगेटिव साइड क्या है, वो आप लोग उठाइए और उसके बाद जो वो उस आंसर को लिखिए। क्लियर हो गया बात यहाँ पे, डन। चलिए नेक्स्ट आ गया कमेंट, गिव योर व्यूज। तो देखिए कमेंट जो है वो सीधी सीधी मतलब है, कमेंट आपकी टिप्पणी है। आपको क्या लगता है, एक स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, आप उस स्टेटमेंट से एग्री कर सकते हो, आप उस स्टेटमेंट से डिसएग्री कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप किसी भी स्टेटमेंट से एग्री करोगे या डिसएग्री करोगे तो आपको एक थोड़ा विड्थ देता है। अगर आप इससे डिसएग्री करोगे तो इसका मतलब आपका कुछ फैक्ट्स होंगे, आपका कुछ लॉजिक होगा कि क्यों आप इससे डिसएग्री कर रहे हो। अगर आप इससे एग्री कर रहे हो तब भी आपके कुछ ना कुछ रीजंस होंगे कि आप इससे एग्री क्यों कर रहे हो। तो मतलब यहां पे आपके ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए जो आर्गुमेंट्स, फैक्ट्स, डाटा है वो बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन, अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म व्हाट यूनिटरी इन स्पिरिट, कमेंट करो। अब यहां पे क्या है कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर सकते हो, क्लियर, कि जी हाँ जी हम लोग स्पिरिट फॉर्म में जो वो फेडरल है और यूनिटरी जो है वो स्पिरिट में हम लोग यूनिटरी हैं। और देखिए फेडरल इसलिए है क्योंकि ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है, यूनिटरी इसलिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है, और ऐसी ऐसी घटनाएं जो हमें घटित होती हुई देखने को मिली, क्लियर। तो आपने क्या किया, स्टेटमेंट से एग्री किया और अपने आर्गूमेंट जो है उसको पेश किया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मे भी उस स्टेटमेंट के साथ जो है एग्री ना करें, हमें लगा कि नहीं जी ये स्टेटमेंट ही गलत है, हमारा देश तो कंप्लीटली यूनिटरी है, तब भी आप इस आंसर को पिक कर सकते हो। बट देखिए रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, क्लियर, और चाहे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की इन जनरल बात करें, चाहे हम लोग असेंबली की डिस्कशंस की भी बात करें या इवन और फंक्शनिंग की बात करें, तो हमें दोनों एस्पेक्ट जो वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी हम कंप्लीटली यूनिटरी हैं तो आप उस वाले पॉइंट को भी पिक कर सकते हैं। पर ध्यान रखना है आपने नॉर्मली वही पॉइंट पिक करना है जिसको सपोर्ट, जो ट्रूथ भी हो, सच्चाई भी हो, और इसको सपोर्ट करना जो आप लोगों के लिए रिलेटिवली ईजी हो। तो कमेंट में क्या रहता है, आप उसको फेवर करो, स्टेटमेंट से एग्री करो, स्टेटमेंट्स को से डिसएग्री करो, या स्टेटमेंट से
एग्री और डिसएग्री दोनों करो। तो नॉर्मली एग्री और डिसएग्री करना दोनों जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो फेमस, थोड़ा सा जो है वो फेवरेबल रहता है। कंक्लूजन जो है वो हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, क्लियर सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, और है ना पॉजिटिव, जो जो इन जनरल हर जगह ही हम लोग कंक्लूजन में चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो कमेंट में भी हम लोगों को कंक्लूजन लिखना रहता है, क्लियर। तो सब्सटेंशिएट का मतलब जो भी लाइन लिखी गई है उसको अपने एग्जाम्पल की सभा से की जो हेल्प है उसकी उसको यूज करके प्रूव करना है कि ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो है वो कैसे सही है। कोई इसमें जो है वो नेगेटिव मतलब काउंटर पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है। तो सब्सटेंशिएट जो स्टेटमेंट दी गई है उसको आपने सही मानना है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल उसको प्रूव करना है कि वो स्टेटमेंट कैसे सही है। जब हम लोग असेसमेंट की बात करेंगे तो असेसमेंट में आप पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों डालोगे, लेकिन आपको क्योंकि असेसमेंट करने को बोला गया है तो आपको एक अपनी जजमेंट जरूर देनी है इसमें, क्योंकि असेसमेंट आपकी है। तो आपने जब किसी चीज को असेस किया तो आपको लगा यार इसकी 3 चीजें पॉजिटिव है, 3 चीजें नेगेटिव है, लेकिन मेरे को ये लगता है, क्लियर। तो असेसमेंट में आपकी पर्सनल असेसमेंट जो है यहाँ पे जरूरी रहेगी। जैसे इंडिया है ना, असेस अबाउट इंडिया चांस टू अटेन यूएनएससी परमानेंट सीट, तो क्या है पॉजिटिव, मतलब क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्यों मिलनी चाहिए, और आपको क्या लगता है कि मिलेगी कि नहीं। तो असेसमेंट जो है वो आपका ओपिनियन यहाँ पे मायने रखता है। क्लियर हो गया बात यहाँ पे? तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं इनको, देखिए फिर से एक बार देखिए क्या रहा। एग्जामिन, डिटेलिंग में जाएंगे, एग्जाम्पल्स यूज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखेंगे, लेकिन थोड़ा टिल्ट पॉजिटिव की तरफ रहेगा। डिस्कस, अगर डिबेटेबल है तो दोनों साइड रहेंगी, नॉन डिबेटेबल है मतलब ट्रुथ है तो फिर उसमें उसी जो लाइन ली गई है उसी को हम लोग जो है वो उसी के सराउंडेड जो है वो चीज़ों को डिस्कस कर देंगे। नॉर्मली इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखे जाते हैं। तीसरा आ जाएगा दैट इज इवेल्युएट। इवेल्युएट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे प्रॉस और कॉन्स दोनों आएंगे, क्लियर। एनालाइज की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे हमने ये नहीं देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, हमने क्या करना है जो भी सवाल पूछा है उसको अलग अलग छोटे छोटे, जैसे रोल के ऊपर तो क्या रोल परफॉर्म करेगा उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है, और फिर उनके ऊपर जो है वो एनालिसिस करने के चाहिए रोल सही हो रहा है गलत हो रहा है। सही हो रहा है सिर्फ तो सही लिखो, आपको लग रहा है कि नहीं इसका कुछ ऑल्टर काउंटर पॉइंट भी, तो आपने उसी पॉइंट के अंदर जो है वो बेसिकली उसका काउंटर पॉइंट लेना है, रेदर देन आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में जैसे आप डिस्कशन में कर रहे हो या आप इवेल्युएट में कर रहे हो, क्लियर। कमेंट में आप अपना ओपिनियन दोगे, आप एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, आप एग्री डिसएग्री दोनों कर सकते हो। सब्सटेंशिएट में जो स्टेटमेंट दी गई है सही मानो और एग्जाम्पल की सहायता से प्रूव करो, क्लियर। और लास्ट क्या आ गया, असेसमेंट आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर है, और साथ में आपने अपना जो आपका जो असेसमेंट, क्योंकि आपकी जजमेंट है तो आपको जो लगता है अपने उस बिहाफ के ऊपर या उस पर्सपेक्टिव से जो वो अपना आंसर यहाँ पे मार्क करना है, क्लियर, या अपना आंसर लिखना है। क्लियर हो गया बात सब लोगों को? डन। अब देखिए लेवल 3, लेवल 3 में अब देखिए ये है क्रिटिकली या क्रिटिक। क्या जाएगा, क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली कमेंट, क्रिटिकली इवैल्यूएट। तो ये तो हमने पढ़ लिए सारे के सारे, क्लियर। बस ध्यान रखना जैसे ही क्रिटिकली वर्ड लग जाएगा तो डिस्कस का मतलब वही रहेगा, एग्जामिन का मतलब वही रहेगा, एनालाइज का मतलब वही रहेगा, पर क्रिटिकली लगते ही यहां पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है तो आपका ओपिनियन यहां पे मस्ट हो जाएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इसको क्रिटिकली गंभीरता से जो आप इसके ऊपर अपना आंसर लिख रहे हो। बाकी पूरा वही रहेगा कि एग्जामिन में क्या करना है, डिस्कस में क्या करना है, कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन आपने एक पैराग्राफ कंक्लूजन से पहले आपकी जो फेयर जजमेंट है, जो आपकी पर्सनल जजमेंट है उसके ऊपर जरूर आधारित रहेगा, क्लियर। और क्रिटिकली में मेनली हम लोग जो इवोल्यूशन है यानी कि जहां से उस कंसेप्ट की शुरुआत होती है उसको भी अपने आंसर के अंदर जो इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझ आ गई बात यहाँ पे कि नहीं है? ठीक है जी। अब देखो ये हिंदी के शब्द मैंने उठाए तो है, उठाए का मतलब है कि जो पेपर कमीशन का पेपर है, जैसे क्रिटिकल एग्जामिन को कह दिया समीक्षा करें, क्रिटिकली डिस्कस को कह दिया आलोचनात्मक चर्चा। अब देखिए आलोचना और आलोचनात्मक में जो है वो अंतर है। आलोचनात्मक में हम लोग दोनों साइड जो है पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों को पिक करते हैं, आलोचना में सिर्फ हम नेगेटिव साइड को पिक करते हैं। क्रिटिकली नोट जो आ गया, आलोचनात्मक लेख आ गया। लेख हमारा ब्रॉड होता है जहां पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हमारा ओपिनियन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्ट की इवोल्यूशन। तो ये 4 चीजें जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। डिस्कशन में पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा था और सीधा कंक्लूजन आ रहा था, यहाँ पे आपका ओपिनियन बीच में ऐड हो जाएगा, इवोल्यूशन इसमें ऐड हो जाएगी। एनालाइज के अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, आप उसको अलग अलग पॉइंट्स में ब्रेक कर रहे थे, फिर उसके बाद उसका पॉजिटिव नेगेटिव अगर है तो लिख रहे थे, अगर सिर्फ पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव ही लिख रहे थे। एग्जामिन के अंदर आप क्या कर रहे थे, पॉजिटिव को ज्यादा शिफ्ट कर रहे थे, मतलब पॉजिटिव उस स्टेटमेंट के फेवर में ज्यादा जा रहे थे, लेकिन साथ में नेगेटिव भी लिख रहे थे। इवैल्यूएट में आप क्या कर रहे थे, आपका सीधा काम था उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जो उनको हाईलाइट करना। असेसमेंट में आप पॉजिटिव नेगेटिव हाईलाइट करने के बाद अपनी असेसमेंट लिख रहे थे कि आपको क्या लग रहा है कि सही है या गलत है, क्या होगा फ्यूचर में, ठीक है जी।
समझ आ गई बात यहाँ पे कि नहीं है? क्लियर? तो इस तरह से जो हम लोग इन अलग अलग डायरेक्टिव जो हम उनको जो वो कैटेगराइज करते हैं और इनको हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तभी अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है कि हर एक टॉपिक के कंसेप्ट, उसकी फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, उसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ उसकी पॉजिटिव साइड, उसकी नेगेटिव साइड, उसका सोल्यूशन और एक ओपिनियन कि उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, या आप उसको आपका ओपिनियन, क्योंकि जब आप क्रिटिकली करोगे तो आप उसने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड जो आपने वहां पे लिखी, तो आपको क्या लगता है उस स्पेसिफिक समय में वो चीज डालना जो वो बड़ा ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो ये हमारे आज तक जितने भी डायरेक्टिव्स आए हैं उनको मैंने इस फाइल के अंदर डाल दिया है। आप इस फाइल को जो वो एक बार रीड कर लीजिए, क्वेश्चंस को साथ में डाल दिया गया है। क्लियर? एंड होपफुली आप लोगों के लिए चीज़, ये जो लेक्चर रहेगा ये बेनिफिशियल रहेगा। अब मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, ये तो एक हमारा बेसिक है ना, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पे फर्स्ट हमारा लेक्चर है, लेक्चर 1। अब फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, हर एक डायरेक्टिव के ऊपर आपको मैं प्रॉपर आंसर्स भी लिख के बताऊंगा कि कैसे जो है वो, जब मैंने बोल दिया कि अच्छा है पॉजिटिव करना है नेगेटिव करना है, लेकिन मेन बात है कि कैसे उसको करना है। तो आने वाले लेक्चर्स, आने वाले कुछ हफ्तों में जो है, जैसे जैसे आपका मेंस एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा, तो उन लोगों के लिए तो है ही जिनका मेंस का एक पेपर है, लेकिन जिनका नेक्स्ट ईयर है कभी भी उन्होंने देना है, तो उनके लिए भी होपफुली ये लेक्चर जो है बेनिफिशियल रहेगा। तो इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे जो हर एक एलिमेंट है, ताकि क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं, जब हम लोग भी स्टूडेंट थे कि ये सारी चीज़ें हमारे टाइम पे शुरू हुई थी, तो जब हम लोग भी स्टूडेंट थे तो बड़ा मुश्किल आता था कि इनको कैसे एग्जैक्टली जो वो टैकल करना है। लेकिन ये जो मैंने आपको बोला ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है, इम्प्लीमेंटेशन करना अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेवल 1 सीधे हैं तो उनको तो ईजी आज भी कर दोगे आप इम्प्लीमेंट, बाकियों को जब लिखोगे, चेक करवाओगे किसी से, तब जाके जो आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा कि आपने इसको हिट किया है या नहीं किया है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। तो इसी के साथ इस छोटे से सेशन को भी यहाँ पे खत्म करता हूँ, बाकी हम लोग धीरे धीरे मिलते रहेंगे अब होपफुली। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।